Yesterday we have studied about some basic concept or points about triangle. आज कक्षा को हम लोग आगे लेके student of 9 to 12 JEE GATE experience, competitive experience, concept of related theorems. Number 2, solution of exercise question. ठीक है। आज हम लोग इसी के बारे में कल कुछ स्टडी किए थे, ट्राइंगल के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा किए थे। आज इससे रिलेटेड थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे और ये सारा का सारा थ्योरम क्लास 9 और आपका 10 से होगा और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को शुरू ही कर देते हैं। अगर यहाँ पर आप देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल क्लास 9 के पहले नोट को देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्लास 9 में दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दिख रहा है इसको रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है। The two figures are congruent if they are of the same shape and of the same size. ठीक है, बोलता है कि दो फिगर जो है आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसको हिंदी में हम लोग सर्वांगसम बोलते हैं। ठीक है, उसका पहला कंडीशन है शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये शेप एंड साइज विल बी द सेम। अगर आप यहाँ पर फिगर अगर देख रहे होंगे, फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे इसको भी रीड कीजिए। Two triangles ABC and DEF are congruent under the correspondence A to B, B to E, and C to R. Then C symbolically it is expressed as triangle ABC. C to F, then symbolically it is expressed as triangle ABC congruent triangle DEF. This symbol is used to denote congruent. तो इस सिंबल का उपयोग हम लोग कॉन्ग्रुएंट के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी इक्वल टू क्या है, डी, ए सी इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, एंड यदि एंगल पर कंसिडर करें तो एंगल बी ए सी ये एंगल है इक्वल टू एंगल ई डी एफ ये एंगल है। सिमिलरली एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल एफ ई डी it means that this angle, and at last angle ACB equal to angle DFE. अगर ये सारा अगर if we start to count these item, अगर इस आइटम को हम लोग काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 and this is 4, this is 5 and this is 6. टोटल कितना आइटम हो गया इसमें, 6 आइटम हो गया। कहता है कि आउट ऑफ 6 आइटम
ये 6 में से अगर 3 आइटम्स यदि इक्वल हो जाए तो शेप और साइज क्या होगा, दो फिगर का सेम हो जाएगा। और यदि शेप और साइज यदि सेम हो जाएगा तो दोनों ही फिगर क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं। तो ये दो फिगर या दो आकृतियां जो है सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये कैसी आकृति है, इस आकृति का क्या नाम है? ट्रायंगल। हाँ, द नेम ऑफ दिस फिगर इज ट्राइंगल। इस आकृति का नाम ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल? ABC। सिमिलरली ये भी फिगर जो आपका है, ये भी फिगर जो है आपका ट्राइंगल है और नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज DEF। और टोटल जब हम इसके आइटम को कंसिडर किए तो इसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स ये सारे इक्वल हो जाते हैं। आउट ऑफ 6, अगर इफ 3 आर इक्वल then we say that two given figures have same shape and same size। यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे, यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 9 में है या क्लास 10 में है तो ये कंसेप्ट या ये टॉपिक जो है आपका जी का फाउंडेशन के तौर पर भी हेल्प करेगा। कहता है कि दो फिगर में से जो एक पार्टिकुलर या स्पेसिफिक फिगर पर जो यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है, ये दो ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अलग अलग आइटम पर कंसिडर करते हैं तो टोटली 9 आइटम्स होता है। 9 आइटम्स में से 3 आइटम्स को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, बाकी के 6 आइटम पर कंसिडर किया गया है। ये 6 आइटम में से 3 जो है साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। और बाकी का जो 3 आइटम जो होता है जिसको हम लोग वर्टिसेस या वर्टेक्स बोलते हैं, तो वर्टेक्स 3 होता है, साइड 3 होता है और एंगल 3 होता है। इस तरह से 9 हो जाते हैं। ये 9 में से 6 पर ही यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। ये 6 में से यदि 3 इक्वल हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो फिगर जिस किसी का भी हो वो फिगर सेम हो जाएगा, उसका शेप सेम हो जाएगा और उसका साइज भी सेम हो जाएगा। अगर दो फिगर का साइज और शेप अगर सेम हो जाता है तो वैसे फिगर को हम लोग कंग्रुएंट बोल सकते हैं या कंग्रुएंट बोलते हैं। तो इट मीन्स दैट वी हैव नो कंफ्यूजन टू अंडरस्टैंड कंग्रुएंसी अबाउट टू फिगर्स। दो फिगर्स के कंग्रुएंसी के बारे में अब हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर यदि किन्हीं के पास दो फिगर के कंग्रुएंसी के बारे में यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बोल सकते हैं। आप हमको सुन पा रहे हैं? आप लोग अगर सुन पा रहे हैं तो इमीडिएटली रेस्पॉन्स कीजिए कि दो फिगर को कंग्रुएंस होने के लिए या कंग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, उनका शेप और साइज सेम होना चाहिए। और शेप और साइज सेम होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। शेप और साइज को सेम होने के लिए क्या होना चाहिए? एक फिगर में आपको क्या क्या मिल सकता है? एक फिगर में आपको वर्टेक्स मिलेगा, साइड मिलेगा और एंगल मिलेगा। ठीक है। अगर आप ट्राइंगल पर कंसीडर करेंगे तो इसमें से कितना साइड कितना एंगल इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए? अगर एक ट्राइंगल में आप पाते हैं तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स होगा। अगर दो ट्राइंगल ले लेते हैं तो एक ट्राइंगल का यदि यहाँ पर आप इस फिगर को देख सकते हैं तो ए भी इक्वल टू यहाँ पर डी, ऑलरेडी इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आउट ऑफ यदि मान लीजिए ए बी इक्वल टू डी है और ये एंगल दिया हुआ है और ए सी इक्वल टू डी एफ है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों फिगर या दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है। अंडर कौन सा CPCT से? तो एस एस ए से।
इसी तरह से अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको रीड कीजिए। साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड साइड एंगल को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं SAS, कंग्रुएंस रूल। इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल ABC है, दूसरा ट्राइंगल आपका DEF है। अब आप इसको रीड कीजिए, क्या बोलता है ये। two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the included angle of the other triangle. इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए कितने आइटम हो गए, 1 2 3। ये इस आइटम का तीन नाम आइटम क्या हो जाएगा बोलिए, एस। इस आइटम का नाम क्या हो जाएगा बोलिए, बी। एंगल। एंगल, ये आइटम क्या अच्छा हो जाएगा, एंगल साइड। ये भी साइड हो गया, मतलब एस। SAS टोटल अभी हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे थे, कितना कितना था टोटल, 6 था। और 6 में से 3 साइड्स था और 3 एंगल्स था। ऑलरेडी यहाँ पर बोल चुके हैं, ये 6 में से यदि कोई भी 3 अगर सेम हो जा रहा है तो हम लोग उसको कंग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं। तो ये आपका ये फिगर का नाम क्या है, ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट ट्राइंगल DEF अंडर SAS। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, अंडर SAS में ये दोनों ही ट्राइंगल जो है आपका कंग्रुएंट हो जाएगा। अब इसका दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, चलिए इसको रीड कीजिए। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, एंगल साइड एंगल कंग्रुएंस रूल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 6 ही आइटम होगा। ये 6 में से हमको कितने आइटम को इक्वल करना है, 3 आइटम। अगर आप इस आइटम को देखते हैं तो ये क्या है बताइए, ये किसका सिंबल है, एंगल का है, तो ये एंगल हो गया। ये क्या है बोलिए, साइड साइड। चलिए ये क्या हो जाएगा, एंगल। एंगल। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल साइड एंगल। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो देखिए ये साइड है और आपका ये साइड है, ये और आप यहाँ पर बोल रहा है 2 एंगल। तो ये आपका पहला एंगल ये है, दिस इज द फर्स्ट एंगल। और इसका ये पहला एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका सेम है। फिर आपका ये दूसरा एंगल है और यहाँ से दूसरा एंगल ये है, ये एंगल और ये एंगल आपका सेम है। और साइड आपका AB इक्वल टू DE है, ये साइड और ये साइड सेम है। अंडर दिस आपका ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, कंग्रुएंट है। ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, कंग्रुएंट है। अंडर कौन सा CPCT से, तो एंगल साइड एंगल। इसको रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एनीबॉडी। Two triangles are रीड। triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to included side of another triangle. ठीक है, चलिए एक साइड यहाँ ले लिए, ठीक है, एक ट्राइंगल का। ये दूसरा ट्राइंगल का साइड ले लिए।
यहाँ से जो एंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ हो जाएगा, एक एंगल यहाँ हो जाएगा, दूसरे साइड में एक एंगल यहाँ हो जाएगा और एक एंगल यहाँ हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर भी यदि आप ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। मतलब ये आपका जो कॉमन साइड था, ये कॉमन साइड में जो एंगल बन रहा था यहाँ और यहाँ का, यहाँ और यहाँ का, ये दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो अंडर दिस कंडीशन आपका जो रूल आ रहा है वो आ रहा है एंगल साइड एंगल का। यहाँ पर इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए, अगर इसमें आपको यदि बोला जाए कि आप इसका एक एग्जाम्पल पुटअप कीजिए इस फिगर का, तो आप किस तरह का फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं? ट्राइंगल कर सकते हैं सर। चलिए, ये पहला ट्राइंगल हम ले लिए, चलिए हम ये दूसरा ट्राइंगल ले लिए। अगर उसी पैटर्न में यदि हम करेंगे तो ये यदि साइड ये ले लिए और यहाँ से साइड ये ले लिए तो एंगल कौन कौन सा होगा? एक एंगल ये होगा क्या, और एक एंगल ये होगा। क्या उस पैटर्न में आएगा क्या ये? अभी अभी जो डिस्कस किया नो सर। तो एक एंगल आपका ये हो जाएगा, तो एक एंगल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका एक एंगल ये होना यस चाहिए सर। और ये हमारा जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नो सर। इसका जरूरत नहीं पड़ेगा इस पैटर्न में जो अभी हम लोग कंसीडर किए। यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है टू ट्राइंगल्स आर congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। अगर इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल में हम लोग क्या करते हैं, जो साइड लेते हैं और उसके एक एडजेसेंट और एक ऑपोजिट एंगल पर कंसीडर करते हैं, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट? जो साइड लेते हैं उसके एक एडजेसेंट एंगल, ये कैसा एंगल होगा इसका, बोलिए? ये एडजेसेंट एंगल हो एडजेसेंट एंगल होगा सर। और ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल। तो हम लोग क्या यहाँ पर ऑपोजिट एंगल में कंसीडर कर रहे हैं क्या? नहीं सर। नो सर। तो अगर यदि इस तरह का ऑप्शन दे देता है कि एक एडजेसेंट एंगल और एक ऑपोजिट एंगल पर कंसीडर किया जाता है इस रूल में, तो करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट होगा ना भाई, करेक्ट कैसे होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब दूसरा यहाँ पर आइए, इसको रीड कीजिए। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। चलिए ये फिगर को देखिए, टोटल आइटम में से कितना आइटम बोला है, टोटल 6 में से 3 ही आएगा, उसमें से आपका 2 एंगल आ जाएगा और एक साइड आ जाएगा, 2 एंगल और एक साइड। यहाँ पर देखिए ये पहला एंगल यहाँ दिखाया गया है ए आपका इक्वल है किसके बराबर है, डी यहाँ पर, और बी जो है किसके बराबर है, ई के बराबर। और ये आपका साइड जो है एसी जो है किसके बराबर है, डीएफ। तो अगर इस कंडीशन में बोला जाए तो हमको यही समझना है। ठीक है, यहाँ पर किसी एक एंगल का, ये देखिए ये एंगल का ये साइड क्या है, एडजेसेंट है कि ऑपोजिट है, ये क्या है, एसी क्या है, एसी इधर एडजेसेंट है ना भाई, ऑपोजिट ए का ऑपोजिट हो जाएगा बीसी।
है ना, और यहाँ पर DF किसका एडजेसेंट है, D का भी एडजेसेंट हो ये सर डी का, और F का भी हो सकता है ना, और D का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का भी है, D का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, EF, EF। तो EF, यहाँ पर देखिए ये दो एंगल जो दिया हुआ है, दो एंगल में से एक एंगल के एडजेसेंट साइड को लिया है इस रूल में, एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस वाले रूल में। तो यदि बोला जाए कि एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस रूल में दो एंगल को लिया जाता है और एक ऑपोजिट साइड पर कंसीडर किया जाता है, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? एंगल रिपीट कर दीजिए सर। एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस रूल में दो एंगल और दो में से किसी एक एंगल के ऑपोजिट साइड पर कंसीडर किया जाता है, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? ये सही? करेक्ट सर। करेक्ट कैसे भाई, इनकरेक्ट ना, ऑपोजिट साइड पर कहाँ कंसीडर किए हम लोग, ए के ऑपोजिट क्या था, BC नहीं था, सर, ऑपोजिट अपोजिट एंगल सोच लिए सर, AC का अपोजिट नहीं तो एंगल। बढ़िया से सुनना है ना भाई, ये जनरल क्लास नहीं है, ये क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, ये जी के फाउंडेशन के लिए है, और ये क्लास 9 का स्टूडेंट जो स्टडी कर रहा है उसके लिए है, क्लास 10 का जो स्टूडेंट है उसको सिमिलर ट्राइंगल का जो कंसेप्ट क्लियर करेगा उसके लिए भी ये है। सो दिस इज नॉट द सिंपल क्लास, दिस इज द स्पेशल क्लास। तो मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो एंगल में से किसी एक एंगल के एडजेसेंट साइड पर कंसीडर करते हैं, ना कि ऑपोजिट साइड पर, ठीक है? ओके, एनी प्रॉब्लम? तो इसमें जैसे ही देखते हैं AC ये इसका एडजेसेंट है, सर, लेकिन हाँ बोलिए, लेकिन जब यहाँ से लेते हैं तो ये इसका ऑपोजिट साइड हो जा रहा है, AC is the opposite of angle B and AC is the adjacent of angle A। कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पर समझने में? नो सर। तो अगर यदि पहला ऑप्शन दे देता है एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस रूल में फर्स्ट ऑप्शन है वी कंसीडर अबाउट टू एंगल एंड वन एडजेसेंट साइड, दूसरा ऑप्शन आता है वी कंसीडर अबाउट टू एंगल एंड वन ऑपोजिट साइड, तीसरा आ जाता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, और फोर्थ आ जाता है बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इन angle side congruence rule we consider about two angle and one adjacent side, this is the first option. Second option, in angle side congruence rule we consider about two angles and one opposite side, this is the second option. Third option, both first and second option are correct. Fourth option, both फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? एनीबॉडी? बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन में बोल रहा था दो एंगल और एक एडजेसेंट साइड, और दूसरा में बोल रहा था दो एंगल और एक ऑपोजिट साइड। तो जब यहाँ पर बी वाला केस में कंसीडर करते हैं तो AC ऑपोजिट हो जा रहा है
और जब ए वाला केस में कंसीडर करते हैं तो AC एडजेसेंट हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 3, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 विल बी करेक्ट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर इसको रीड कीजिए, क्या बोल रहा है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, इसका मतलब क्या है, कितने ट्राइंगल पर कंसीडर कर रहे हैं। ये दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज द दो ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स पर, है ना। तो इसमें से दोनों ट्राइंगल का क्या होगा, 3 साइड्स विल बी, तीनों साइड इक्वल होगा, है ना। तो AB का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या दिखाया गया है, D, DE, और AC का क्या दिखाया गया है, DF, ठीक है। और BC का, EF। चलिए इसका मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकता है, इन साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो सकता है, बोलिए। इन साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल corresponding angles will be equal, corresponding angles will be equal. Is this correct or incorrect? इनकरेक्ट सर। कैसे, सर इसमें तीन को साइड को हम लोग इक्वल करते हैं, फिर बाद में सीटी सीटी से तीनों एंगल को इक्वल बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला कि साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल में, अभी हम लोग देखें साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल में बोल रहा है कि क्या उसका corresponding एंगल जो है सेम होगा, इक्वल होगा, ये करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अगर मान लीजिए आप AB ले लिए, ठीक है, AB का ठीक यहाँ वाला एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल क्या होगा, C होगा। आप यहाँ पर देखिए, आपका DE, AB इक्वल टू क्या है, DE है, D का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, F होगा। F, तो F और C इक्वल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है सर। हो सकता है, नहीं होगा ही। देखिए यहाँ पर समझिए, ये फिगर है एक ये है, ये आपका AB है, यहाँ पर कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, यही ना, ऐसे, और यहाँ पर भी कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अगर ये लेंथ इक्वल होगा, ये दोनों लेंथ इक्वल होगा, तो यहाँ का एंगल क्या होगा, सेम होगा ना। सेम होगा ना भाई। अगर यहाँ 30 डिग्री बनाएगा तो यहाँ पर भी क्या बना देगा, 30 डिग्री। सिमिलरली यदि AC पर कंसिडर कर रहे हैं तो AC इक्वल टू यहाँ क्या है, DF है। AC के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और DF के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अगर हम इसी पैटर्न का यूज करते हैं तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स दैट इसमें क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, और एंगल D इक्वल टू एंगल A हो जाएगा। ओके, इट मीन्स दैट साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल में अगर साइड इक्वल हो जाता है तो एंगल इक्वल हो जाएगा, बट एंगल यदि इक्वल होता है तो साइड इक्वल होगा, इट इज नॉट ग्रांटेड। ये गारंटी के साथ हम नहीं बोल सकते हैं। अगर एंगल इक्वल होगा तो उसका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसलिए कि यदि मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है और इसके आर्म को यदि ऐसे करके बढ़ा दिया जाए तो यहाँ लेंथ ऑफ साइड क्या होगा, अगर इसको और इसको कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन एंगल तो सेम रहेगा ना।
तो इक्वल एंगल के कारण साइड इक्वल होगा, इट इज नॉट ग्रांटेड। बट इक्वल साइड के कारण एंगल इक्वल होगा, इट इज ग्रांटेड। अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या समझने में? बात समझ में आया कि नहीं? Yes, समझ में आया बात? yes sir. चलिए ठीक है, आप लोग कंफर्म करेंगे तो फिर आगे चलेंगे, नहीं तो फिर इसी को एक बार और रिपीट करेंगे। बात समझ में आया? साइड 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 कंग्रुएंस रूल में एंगल भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन एंगल इक्वल है उसके कारण साइड इक्वल होगा, इट इज नॉट ग्रांटेड। लेकिन साइड इक्वल है उसके कारण एंगल इक्वल होगा, इट इज ग्रांटेड। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट में आते हैं, इसको रीड कीजिए, क्या बोलता है ये? Right angle hypotenuse side RHS congruence rule. ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कहाँ पर मिलता है? ये कौन सा ट्राइंगल में मिलता है? हाइपोटेन्यूस कहाँ पर मिलता है? राइट एंगल ट्राइंगल में मिलता है। यहाँ देखिए, एक राइट एंगल दिखाया गया है, एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल दिखाया गया है। ये हाइपोटेन्यूस है, ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री है। ये भी हाइपोटेन्यूस है, ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री है। बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूस इट मीन्स दैट AC इक्वल टू DF, और बाकी का यहाँ दो साइड बच गया, AB और BC, और यहाँ दो साइड बच गया D और EF। ये दो में से कोई भी एक साइड यदि इक्वल हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल कंग्रुएंट है अंडर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड या RHS के CPCT से। तो आपका कंग्रुएंट में या रूल ऑफ कंग्रुएंसी में हम लोगों को इतना ही स्टडी करना था। पहला RHS, फिर SS, फिर आपका डबल AS, और फिर ASA। ठीक है, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 1 2 3, ये 4। अगर एक स्टेप यदि हम यहाँ पर करते तो ए आता, मतलब पहला ट्राइंगल का एंगल और ये दूसरा ट्राइंगल का एंगल। अगर पहला ट्राइंगल का एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा तो उस केस में दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, अंडर दिस केस triangle 1 and triangle 2 are not congruent if the corresponding angles are equal। यदि corresponding angle इक्वल हो जा रहा है एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के साथ, तो इन दैट केस both triangles are not congruent। ठीक है, केवल ये वाला केस में कंग्रुएंट नहीं होगा, बाकी वाला केस में कंग्रुएंट हो जाएगा। मतलब यदि एक ए को निकाल देते हैं और यहाँ पर एस डाल देते हैं तो ये कंग्रुएंट हो जाएगा, SAS। अगर आप यहाँ से फिर ए को निकाल देते हैं और यहाँ पर एस लगा देते हैं तो SSA ये कंग्रुएंट हो जाएगा। अगर यहाँ से भी ए को निकाल देते हैं तो SSS ये कंग्रुएंट हो जाएगा।
अब यहाँ से यदि आप एक एस को निकाल देते हैं, यहाँ पर ए डाल देते हैं, तो ए एस एस कंग्रुएंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से भी निकाल देते हैं तो डबल ए एस ये कंग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको निकाल देंगे और यहाँ पर ए डाल देंगे तो ये कंग्रुएंट नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इजी to identify two congruent triangle if we have idea about the sides and angles of the given triangle। दिए गए ट्राइंगल का साइड्स और एंगल के बारे में यदि मेरे पास जानकारी है तो हम इजीली आइडेंटिफाइड कर लेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है अथवा नहीं है। तो ये कंग्रुएंट से रिलेटेड इतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आपका क्लास 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थी को अपना जो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पर हेल्प करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का यदि कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस में भी आस्क किया जाता है, वहाँ पर हेल्प करेगा। अगर कोई जी का फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसको हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग आ जाते हैं क्लास 10 में। 10 में ट्राइंगल का क्या सिलेबस है, अब उसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ओमकारेश चला गया। ओमकारेश चला गया। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, hope that there is no problem to understand the theorem। इस थ्योरम को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसमें क्या बोलता है, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में 3 साइड्स होता है और 3 साइड्स में से किसी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉन किया गया है। जब लाइन को ड्रॉन कर रहा है तो बाकी का 2 साइड को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है अदर 2 साइड्स को डिवाइड इन द सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। आगे किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ता है? सर एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में जानकारी रहना चाहिए और 9 क्लास में एक थ्योरम है उसके बारे में। अच्छा, वो तो बात की बात है, बेस वाला वो तो बात की बात है, लेकिन पहले किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको कितने स्टेप का जरूरत पड़ेगा? 4 स्टेप्स सर। ठीक है, 4 स्टेप्स। व्हाट आर द नेम ऑफ दिस 4 स्टेप्स? सर गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूव। ठीक है, यहाँ 4 स्टेप आपको दिख रहा है, गिवन, और एक रिलेवेंट फिगर भी यहाँ ड्रॉ कर देना पड़ता है। रिलेवेंट फिगर को यहाँ पर इधर ड्रॉ करके दिखाया गया होगा। हाँ, कुछ बोलना है क्या किन्हीं को? यस हाँ, सर। सर इसको एक और बार रिपीट कर दीजिए ना थ्योरम 1 को। आप कहाँ चल गए थे, सो गए थे थ्योरम क्या? 1 को रिपीट कर दीजिए ना। बोले आप सो गए थे क्या? नो सर, थोड़ा बाहर आ गया। बाहर आ गए? सर बाहर आए हुए थे। क्या है? यस सर। चलिए एक बार ओंकारेश से एक बार फिर से रीड करो। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. कहता है कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होता है और 3 साइड्स में से किसी एक साइड के पैरेलल में अगर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया जाए तो अदर 2 साइड्स को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जो है डिवाइड द सेम रेशियो, साइड को सेम रेशियो पर डिवाइड कर देगा। यहाँ पर देखिए फिगर, ये कोई ट्राइंगल है
इसमें से सपोज कर लीजिए इस साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया। सपोज कर लीजिए आपका ये ट्राइंगल ए बी सी डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रहा था। सपोज कीजिए ये लाइन था, लाइन एल जो है बीसी के पैरेलल में है। जो बाकी का जो साइड बचा था ए बी और ए सी को, ए बी को डी पर इंटरसेक्ट किया और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट किया। तो बोलता है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ये साइड और ये साइड जो डी के द्वारा डिवाइड हो रहा है सेम रेशियो में आ जाएगा। मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई बाई ई सी, जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू प्रूफ में। ठीक है, अब समझ में बात आया? धैर्य कुमार यस सर। समझ में बात आ गया। गिवन में क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, ये डी ई जो है पैरेलल है बी सी का, एंड डी इंटरसेक्ट ए बी, डी जो है ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पर, एंड ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में बोल रहा है आप प्रूव कर दीजिए ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ज्वाइन बी एंड सी डी। बी से ई को देखिए ज्वाइन कर दिए और फिर सी से डी को ज्वाइन कर दिए। सी से डी को ज्वाइन कर दिए। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए, और ये चीज के बारे में ओंकारेश को पता है। ओंकारेश अब बोलो वो कौन कौन सा है जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए? सर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक थ्योरम है जिसमें सेम बेस है और पैरेलल पर जो दो ट्राइंगल बनाया जाता है उन सब का एरिया सेम होता है। ठीक है, अब इधर ये समझ में बात आ रहा है न? वैभव समझ में? यस सर। वैभव सब बात समझ में आ रहा यस है? सर। बोल रहा है कि टू प्रूव दिस थ्योरम वी नीड द हेल्प ऑफ टू डिटेल्स। फर्स्ट वन, if we have proper idea about what is the area of a triangle. Second one, if two triangles lies between two parallel line and having common base। मतलब कहता है कि हमको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है उसके फॉर्मूले के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा कहता है कि यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल है और यदि उसका कॉमन बेस है तो उसके एरिया में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर ये दो जानकारी मेरे पास है तो वी हैव नो प्रॉब्लम टू प्रूव दिस थ्योरम। तो हमारे पास कुछ भी समस्या नहीं है इस थ्योरम को प्रूव करने में। यही बात है ना ओंकारेश? यस सर। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ किए। एक कंस्ट्रक्शन और डाल देते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या हाइट होगा। तो डी से एसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। सपोज कर लीजिए ये आपका एम है और ई से आपका AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जो आपका N है।
अब हम लोग यहाँ से एरिया फाइंड आउट करना शुरू कर दिए। देखिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिख दिया है, इसका जरूरत पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए हम लोग किसका एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर देखिए, ट्राइंगल एडीई का। ट्राइंगल ये आपका 1/2 हाफ, और बेस में किसको ले लिए हैं, एडी को। 88। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, EN। तो परपेंडिकुलर EN ले लिए। जब परपेंडिकुलर EN होगा तब एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE इक्वल टू हो जाएगा 1/2 AD इंटू EN। और जब परपेंडिकुलर DM होगा उस समय एरिया क्या हो जाएगा उनका रेस। सर हाफ इंटू, हाँ बोलिए। सर जब डीएम हो जाएगा, हाँ जब डीएम हो जाएगा सर तो हो जाएगा हाफ इंटू एई इंटू डीएम। देखिए वही चीज को यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। इट मीन्स दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN, ठीक है। अगर एरिया है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, एक ही ट्राइंगल है तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम होगा। सेम हो जाएगा। चलिए ठीक है, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग फिर से निकाल दिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE। BDE को यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका B है, ये आपका D है, और ये आपका E है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा BD या DB। तो वही यहाँ पर लिखा गया है एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE इक्वल टू 1/2 DB इंटू EN, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEC फाइंड आउट कर दिया गया। ये DEC, तो बेस आपका हो जाएगा EC, और परपेंडिकुलर या हाइट हो जाएगा EN, जो यहाँ पर लिखा गया है। अब हम लोग क्या किए हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE को डिवाइड कर दिए हैं BDE से। ADE का यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, 1/2 कैंसल्ड आउट हो गया है। और यहाँ से यदि हम देख रहे हैं तो BDE का वैल्यू क्या है, 1/2 AE इंटू DM। फिर यहाँ से फाइंड आउट कर दिए हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEC। यहाँ EN हो जाएगा, EN कैंसल्ड आउट तो AD बाई DB। यहाँ DM हो जाएगा, DM कैंसल्ड आउट, 1/2 कैंसल्ड आउट, तो ये हो जाएगा AE बाय EC। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल रूल जो बताए थे, property of triangles, the triangles drawn between the same parallel line on the same base have equal area। इसलिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEC। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 पर यदि कंसीडर करें, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3, तो हमारा आ जाएगा AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यही था आपका हेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम। अगर हिंदी में बोले तो आधारभूत अनुपातिकता का परिमेय। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है उसके सूत्र के बारे में जानकारी होना चाहिए।
और दो ट्राइंगल अगर पैरेलल लाइन के बीच में हो और कॉमन बेस हो तो उसका एरिया में क्या रिलेशन होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये दो जानकारी है तो इस थ्योरम को आसानी से प्रूव किया जा सकता है। आज इतना ही रखते हैं और फिर आगे इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास को ओवर कर देते हैं।